ओके, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, अजंता, भीमबेटका, एलोरा, अमरावती। तो बेसिकली जो है पुराने टाइम में या प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, उस टाइम में जो केप पेंटिंग्स है उसके लिए सबसे फेमस जो जगह है वो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए स्पेशली जाना जाता है। ठीक है, जहां उस टाइम के समय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां उन केप पेंटिंग्स के या रॉक पेंटिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स along with the human skeleton the skeleton of a dog has also been found buried। तो बेसिकली जो है उस टाइम में क्या होता था कि कुत्ते के साथ में जो है मानव को दफनाया जाता था, तो उनके जो कंकाल है उसके एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। सो निम्नलिखित में से किस स्थल पर दफन में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते और मानव को या इंसानों को साथ में दफनाने की परंपरा का सबूत या साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? ऑप्शंस में है हमारे पास, यहाँ पे है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरान और मस्की। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। सो बेसिकली इसका आंसर है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम आज के डेट में अगर हम देखें तो अब वहां का एक पार्ट है समझो, और यहां से हमें मिला है मानव को और कुत्ते को जो है एक साथ दफनाने का जो है एविडेंस। इसके अलावा भी कई जगहों से मिला है, लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बुर्ज होम इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है वर्तमान में बुर्ज होम। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है समझो, जो स्पेशली श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट के पास में है, और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो 3000 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो वहां पे एक्सकेवेशन के थ्रू जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो यहाँ मिलता है। इवन जो नियोलिथिक एरा है उस टाइम के भी बहुत सारे जो है एविडेंसेस यहाँ से मिलता है बुर्ज होम से। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एराज डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप। निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? तो ऑप्शन में है यहाँ पे पैलोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, या फिर नियोलिथिक एज में, या फिर कॉपर एज में। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और ये जो तांबे का युग था कॉपर एज, जिसको हम बोलते हैं ताम्र युग। तो ये है। तो देखो बेसिकली मैंने 3 सेक्शन आप लोग को बताया था कि एक तो प्रोटो हिस्टोरिक एज था जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकंड उसके बाद में प्री हिस्टोरिक एज जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकंड जो हमारा पोर्शन था वो प्री के बाद में प्रोटो मैंने बताया था, और उसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री जहां से शुरू होता है हिस्टोरिक एरा बताया था, है ना। तो ये वाला सेक्शन है वो तो पूरा स्टोन का एज था, और उसके बाद में जो स्टोन एज का जो लास्ट सेक्शन था उसमें आप न्यूरोलिथिक एज के बाद में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो एक तरह से बोलना चाहिए आयरन, कॉपर और ये जो पत्थर है उनके जो है औजार हमें प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली वहां से जो है हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, और दैट मीन सिविलाइजेशन का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बेसिकली जो है जब ये पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड गुजर जाता है उसके बाद का जो टाइम आता है, और जिसमें हम मेटल एज जो है, धातु युग जिसको हम बोलते हैं, उसमें कॉपर एज जो है स्टार्ट होता है, फिर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि बेसिकली प्रो हिस्टोरिक एरा इस टाइम का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ताम्र युग से जो है माना जाता है, तांबे की खोज जो है बेसिकली माना जाता है कि 5000 बीसी में हुआ, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अब ये जो टाइम था जो हमारा तांबा का या ताम्र पसाड़ युग जिसको हम कहते हैं 3500 से 1000 बीसी के आसपास के टाइम को, उस टाइम में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जो है एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये माना जाता है हमें 500 से लेकर के 1000, या कई बार जो है कई बुक्स में 1500 बीसी आपको दिखेगा। तो ये सिंधु सभ्यता का टाइम था जब ताम्र युग गुजर गया, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट होता है। अब तांबा का युग जो है 5000 बीसी से शुरू हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर हैज एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन बीन फाउंड। चावल की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो यहाँ पे अब 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो चावल की खेती के बारे में अमूमन क्वेश्चन आ जाता है, और दूसरा जो है सिर्फ खेती को लेकर के
क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चावल का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है। सो ऑप्शन में है यहाँ पे चाइना से, फिलीपीन से, इंडिया से या फिर जापान से। तो आपको याद रखना है कि विश्व में या पूरी दुनिया में जो है चावल की खेती का जो पहला एविडेंस है वो आज के डेट में जो इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज जो आज का है, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं, वहां पे एक जगह है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, ठीक है। तो ये जो कोल्डिहवा जगह है यहां से मिलता है। अब ये कहां है, तो प्रयागराज यूपी में। सो कहां है आंसर, ऑप्शन है इंडिया। ठीक, तो ऑप्शन सी इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया में अगर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में कहां, तो आपको याद रखना है कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलता है। वहां से पहली बार पूरी दुनिया में जो है चावल की खेती का पहला एविडेंस हमें यहां से मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज अर्ली एविडेंसेस ऑफ द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सिर्फ चावल की खेती से रिलेटेड नहीं बल्कि कई बार जो है खेती से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जो है इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ मिला था या कहाँ उसके साक्ष्य मिले थे। तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। कृषि के जो शुरुआत है उसके इनिशियल एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं। ऑप्शंस में अवेलेबल है हमारे पास मुंडीगक, ठीक है, मुंडीगक एक जगह है, इसके बाद में है मेहरगढ़, इसके अलावा है अमरी और ये है बालाकोट। तो ये चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जो है आज के डेट में भारत में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है उसका पार्ट है ये। तो ये माना जाता है कि एग्रीकल्चर से, ओवरऑल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो चावल की बात नहीं कर रहे हैं, चावल का एविडेंस भारत में मिला लेकिन पाकिस्तान में मिला है। ओवरऑल खेती की अगर हम बात करें तो ये बलूचिस्तान वाला सेक्शन में पड़ता है यहाँ के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ से जो है पहली बार कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अब ये किस टाइम में है, तो याद रखना है नियोलिथिक एज की बात हो रही है। किस रीजन की बात हो रही है, तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है समझो, तो उस हिस्से में मिला है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में ही दिखेगा यहाँ पे, लेकिन हमारा क्वेश्चन का जो मेन टारगेट है वो पूछ रहा है कि कहाँ से मिला, तो वो मेहरगढ़ में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रॉम विच प्लेस was the copper chariot of the हड़प्पन period found। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो हड़प्पा काल में जब एक्सकवेशन खुदाई वगैरह जब हुआ था तो उस टाइम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है मूर्तियों का, स्कल्पचर का जो है वो साक्ष्य हमें मिले हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है एक तांबे का रथ प्राप्त हुआ या उसका एविडेंस मिला, तो वो हड़प्पा काल में वो तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। ऑप्शंस में यहाँ पे चार ऑप्शन अवेलेबल है, कुणाल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में और बनावली में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, तो दैमाबाद से जो है तांबे का रथ, कॉपर का जो चैरियट है उसका जो है एविडेंस मिला है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दैमाबाद। ठीक है, कहां पड़ता है ये, तो महाराष्ट्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड अ पोर्ट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था। जो बेसिकली उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सिविलाइजेशन का बंदरगाह माना जाता था, या उस टाइम का जो है एक तरह का पोर्ट माना जाता था। तो वो कौन से स्थान में है। ऑप्शन में है लोथल में, रोपड़ में, इसके अलावा कालीबंगन और चन्हुदड़ो। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पर जो है उस टाइम का या हड़प्पा कालीन बंदरगाह के रूप में जो फेमस था। तो ऑप्शन में ए अवेलेबल है लोथल, तो लोथल जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब लोथल जो है आज के डेट में गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सॉरी गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो इससे जो है उस टाइम के बारे में ये पता चलता है कि समुद्री जो आवागमन है वो पॉसिबल था और समुद्र के माध्यम से बंदरगाहों के माध्यम से जो है व्यापार किया जाता था। तो ट्रेड के बारे में यहां से पता चलता है हड़प्पा काल के बारे में। ठीक, तो लोथल में था बंदरगाह,
या कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है कि बताइए हड़प्पा का बंदरगाह नगर के रूप में किसको जाना जाता है। तो आपको याद रखना है लोथल को जो है हड़प्पा सभ्यता का या जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है पोर्ट सिटी माना जाता था या बंदरगाह नगर माना जाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टू इंडियंस whose names are associated with the discovery of the Indus Valley civilization are। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हिंदी मिसिंग है, यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि जो दो भारतीय हैं जिनका नाम एसोसिएट किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज से रिलेटेड, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का, जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद का, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और मधु स्वरूप वत्स एंड बीबी राव का। तो बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें दो प्रमुख लोगों का नाम लिया जाता है मध्य भारत में, उसमें से एक है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और वो जो मोहनजोदाड़ो है इसका जो खोज है वो राखल दास बनर्जी ने किया था, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये 1922 में किया और ये 1921 में। तो इन दोनों का नाम जो है स्पेशली एसोसिएट किया जाता है इनके डिस्कवरी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने का रीजन मैंने वो जीके वाले क्लास में बताया था, आप इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन वहां पे देख सकते हो कि सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र था इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि उस टाइम में जब ये खोज हुआ था तो हड़प्पा जो नगर है वो पहली बार उसको खोजा गया था, मतलब कि सबसे पुराना नगर हड़प्पा को माना जाता है, इसलिए इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो लोग हैं राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी जिनको एसोसिएट किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कलर हैज जनरली यूज्ड ऑन पॉटरी इन हड़प्पा। हड़प्पा में जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन उसमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन है यहाँ पे लाल रंग का उपयोग किया जाता था या ब्लू ग्रीन रंग का, नीला हरा रंग का, काले रंग का यूज किया जाता था या फिर ब्लू कलर का सिंगल जो नीला कलर है उसका। तो देखो उस टाइम में जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग स्पेशली किया जाता था जो वहां के लोग रहते थे वो। तो हालांकि इसमें अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता था कि एक ऐसे कलर मतलब ऐसे बर्तन होते थे जिसमें अब बिल्कुल भी डिजाइन वगैरह नहीं होता था और दूसरे ऐसे बर्तन होते थे जिसमें अलग अलग चित्रकारी वगैरह या पेंटिंग्स वगैरह बनाए जाते थे जिसको बेसिकली मृद भांड के नाम से जाना जाता था, मतलब मृदा से बनाया हुआ पात्र। तो मृद भांड जो है मिट्टी से बनाए गए पात्र को बोला जाता था। तो उस टाइम में जो है उसमें हल्के जो कलर यूज किया जाता था तो उसमें कुछ भूरे कलर का यूज किया जाता था लेकिन ज्यादातर जो कलर होता था वो जो है लाल कलर, हालांकि ब्लैक का भी यूज किया जाता था लेकिन मैक्सिमम जो कलर यूज किया जाता था उस टाइम में या सबसे ज्यादा जो कलर जनरली यूज होता था वो लाल कलर है। तो ऑप्शन में आपको चूज करना है रेड कलर, लाल कलर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। संधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का महान महास्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। अब देखो इसके बारे में ये कहा जाता है, एक जॉन मार्शल करके एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे जो इनिशियली जो है इन क्षेत्रों के खुदाई में बड़ा योगदान रहा उनका, उन्होंने इसको जो है विश्व का आश्चर्यजनक कहा है, मतलब विश्व का आश्चर्य माना है ग्रेट बाथ को, जिसको हम महास्नानागार या वृहद स्नानागार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदारो नगर से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, जहां महास्नानागार कहा जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत बड़ा स्नानागार था जिसमें बहुत सारा सेक्शन होते थे और बहुत सारे वहां पे अग्निवेदी पाया जाता था, मतलब कि वहां पे जैसे कि अग्निवेदिका जो होता है जहां पर कुछ कुछ वो किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह का कार्य किया जाता है। तो ये माना जाता था कि ये धार्मिक अनुष्ठान से रिलेटेड महास्नानागार है जहां लोग अनुष्ठान करने से पहले एक साथ नहाते थे अलग अलग सेक्शन में वहां पे। तो ये जो महास्नानागार था इसका एविडेंस जो है मिला है मोहनजोदारो से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋग वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रास इन वैदिक संस्कृत। ऋग वैदिक संस्कृत में खालिस्तान मंत्रों का एक संग्रह है, कितने मंत्रों का जो है कलेक्शन है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन में है 1024 मंत्र थे उसमें,
दूसरा है यहाँ पे 1028 मंत्र, 1050 मंत्र या फिर 1100 मंत्र। अब देखो यहाँ पे देखो टोटल मंत्र पूछा है, तो इसमें बहुत सारे जो सुक्ति या ऋचा जिसको हम बोलते थे, तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र या जनरली जिसको हम ऋचा कहते हैं, इसमें इस केस में जो है ऋचा, तो बहुत सारे ऋचाएं थी इसमें। तो वो नंबर ऑफ ऋचाएं टोटल पूछ रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है 1028 जो है ऋचाएं जो है यहाँ पे संग्रह किया गया था वैदिक संस्कृत में। ठीक है, तो ये ऋग्वेद की बात हो रहा है। ऋग्वेदा में जो है कितने टोटल मंत्र थे, तो 1028। अगला है यहाँ पे उपनिषद इज नोन बाय द फॉलोइंग नेम्स। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है। तो देखो उपनिषदों को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से पहला ऑप्शन है यहाँ पे वेद के नाम से, तो जाहिर है वेद को उपनिषद तो नहीं कहेंगे। दूसरा है पुराण, तो पुराण सॉरी वेदांत। और तीसरा है पुराण, पुराण अलग चीज है। नन ऑफ द अबव, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको बोला जाता था वेदांत। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है वेदांत। अब वेदांत कहने का रीजन ये है कि जो उपनिषद थे उसमें ये माना जाता है कि ये उपनिषद वेदों का सार है, मतलब वेदों का अंत है। तो वेदों के जो अंतिम भाग था बेसिकली उसी को उपनिषद कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, वेदांत बोला गया, वेद का अंत भाग, अंतिम भाग। ठीक है, तो उपनिषदों को माना जाता है वेदांत के नाम से। नेक्स्ट है यहाँ पे Whom was the author of गायत्री मंत्र ऑफ ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम्स वगैरह में। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। अब गायत्री मंत्र मतलब जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र है उसको, तो इसकी रचयिता कौन है, ऑथर कौन है, किन्होंने इसको लिखा था। तो ऑप्शन में है यहाँ पे विश्वामित्र, इसके अलावा है अंगिरस, देन है वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि। तो इनमें से किसने जो है ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है उसको लिखा था। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, तो ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विश्वामित्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में अलग अलग 10 मंडल हुआ होते हैं। तो इस मंडलों में से जो तीसरा मंडल है, इसमें जो है ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ देता है कि ये कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो याद रखना है थर्ड मंडल में है, तीसरे मंडल में है, क्योंकि वो अलग अलग खंडों में विभाजित है जिसको मंडल कहा जाता है बेसिकली। तो ये तीसरे मंडल में है, और जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री देवी को समर्पित है, उनको डेडिकेटेड है। तो ये विश्वामित्र ने लिखा है ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है उसको। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से कौन से वेद का हिस्सा है या किस वेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, सिंपल सा है कि ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में जो मंडल है उसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द फर्स्ट मेंशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द 4 वर्णास फाउंड। जो 4 वर्ण बोलते हैं हम, तो ये जो 4 वर्ण है इसके बारे में इसकी उत्पत्ति के संबंध में या उसकी उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखो जो 4 वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो बात होती है, तो ये जो मैं बता रहा था कि ये कौन से जो है ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन में है यहाँ पे ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर मनुस्मृति में। तो कौन सा वेद है जिसमें जो है 4 वर्णों की या वर्ण व्यवस्था या वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में बताया गया है वर्णों के बारे में। तो एक चीज इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि तीसरे मंडल में है क्या, गायत्री मंत्र, और 10वें मंडल में है, 10th मंडल में जो है ये जो वर्ण व्यवस्था है वो 10वें मंडल में आता है। इसमें भी अलग अलग सूक्त हैं, मतलब मंडल को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है जिसको हम सूक्त कहते हैं। तो इसमें से एक सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त कहा जाता है इसको। तो ये जो पुरुष सूक्त है इसका हिस्सा है क्या, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो इसी वर्ण व्यवस्था में जो है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सभी के बारे में जो है उल्लेख किया गया है ऋग्वेदा में। ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वेद संहिता कंटेन्स इंडियन म्यूजिक, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है। मतलब कि आज का जो वर्तमान संगीत है भारत का, भारतीय जो म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, वो किससे इंस्पायर है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ भी पूछ देता है, तो बस आपको याद रखना है कि वो कौन से वेद है जिसमें भारतीय संगीत के बारे में मेंशन किया गया है। तो सामवेदा या फिर यजुर्वेदा। तो अलग अलग वेदों के बारे में इंडियन इंडियन में बताया कि कौन सा क्या है। तो इस वे में जो है भारतीय संगीत के बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। याद रखना है आपको, सामवेद, साम है भारतीय संगीत में जो है उल्लेख किया गया है, उनमें जो है यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलो, आई थिंक थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था, तो मैं जो है आपको एक बार रिपीट कर दूं इसको। तो हम ये जो क्वेश्चन देख रहे थे कि किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऋग्वेद में भारतीय संगीत या इंडियन म्यूजिक के बारे में बात की गई है, या अथर्ववेद में, सामवेद में, या फिर यजुर्वेद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामवेद। तो सामवेद में जो है भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है हमें, या भारतीय संगीत कहां से लिया गया है, तो वो सामवेद से लिया गया है, या सामवेद में उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सत्यमेव जयते इज द सेइंग ऑफ विच उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद की यू उक्ति बोल सकते हो, या किस उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है, या किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते जो सेंटेंस है वो। तो ऑप्शन है यहाँ पे मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। अब ये जो है हमारा सत्यमेव जयते जो है वर्तमान में भारत का जो है बोलना चाहिए ट्रू सेंटेंस है, जिसको प्रतीक वाक्य बोलते हैं हमारा। तो इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में जो है इसके बारे में बात की गई है। अच्छा, इस उपनिषद वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे कि कठोपनिषद के बारे में पूछता है, जो मृत्यु के बारे में है, डेथ के बारे में, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। या फिर कठोपनिषद में बेसिकली जो यम और नचिकेता, इनका संवाद है या इनका वर्णन किया गया है। यम नचिकेता का संवाद या उसका संवाद का वर्णन किसमें मिलता है हमें, कठोपनिषद में। ठीक है, इसके अलावा जो ये छांदोग्य उपनिषद है, इसमें जो हम पुनर्जन्म जो बोलते हैं, रीबर्थ के बारे में, इसमें बात की गई है। रीबर्थ का उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के बारे में। तो ये चीज भी याद रखना है, मे भी यहां से क्वेश्चन पूछ ले। छांदोग्य उपनिषद जो है जैसे कि अकॉर्डिंग टू कर्मा के बारे में बात की गई है इसमें छांदोग्य उपनिषद में, जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से पुनर्जन्म होगा। तो ये रीबर्थ वाला जो सिस्टम है, या रीबर्थ के जो बारे में जो बात की गई है, वो छांदोग्य उपनिषद में है। और जो मृत्यु की बात की गई है वो कठोपनिषद में है। ये यम नचिकेता संवाद वाला सेक्शन आता है इसमें। और मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द ओल्डेस्ट। मतलब कि कौन सा जो वेद है वो सबसे पुराना वेद है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो कौन सा जो वेद है वो सबसे पुराना है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो है
ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाद में जो है तीनों वेद की रचना हो गई थी। इसीलिए दो सेक्शन में मैंने इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि पहले के टाइम जो पहला सेक्शन आता है इतिहास में, उसमें एक को बोला जाता है ऋग वैदिक काल और उसके बाद को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल, मतलब जो हमारा पोस्ट ऋग वेदा एरा है वो आता है। तो याद रखना है कि ऋग वेदा पहले हुआ, बाकी तीनों वेदों की रचना उसके बाद में हुई। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर इसका, कि ये ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है चारों वेदों में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेम ऑफ द सेज हु पैनियर्ड वैशेषिक दर्शन इज, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम क्या है? सॉरी। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे है महर्षि कणाद, जैमिनी, जो महर्षि कपिल और महर्षि गौतम। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो अलग अलग हमारे षट दर्शन है, मतलब 6 जो भारतीय दर्शन है उसके अलग अलग प्रणेता हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ देता है कई बार। तो यहाँ पे जो पूछा है कि वैशेषिक दर्शन क्या है, तो वैशेषिक दर्शन में बेसिकली आज का जो मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका बेस माना, उसी को बेस माना जाता है वैशेषिक दर्शन को, ठीक है। तो उसमें बेसिकली परमाणुवाद वगैरह के बारे में भी बात की गई है। तो ये जो है कहाँ से इसके ऋषि कौन थे या इसके प्रणेता कौन थे, तो ऑप्शन ए है कणाद, ऋषि कणाद जो है इसके प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैमिनी के बारे में भी पूछ सकता है कि जैमिनी कौन से जो है दर्शन के प्रणेता थे, तो याद रखना है जैमिनी थे पूर्व मीमांसा, मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रणेता थे ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की जो है बात की गई, सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं, सांख्य फिलॉसफी के बारे में। इसके अलावा जो गौतम मुनि थे, तो गौतम मुनि ने जो है न्याय एक दर्शन है, तो न्याय दर्शन के जो है प्रणेता थे ये, ठीक है। जैसे कपिल मुनि के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, तो ओल्डेस्ट में याद रखना है, जैसे वेदों में ओल्डेस्ट ऋग वेदा है, तो सांख्य दर्शन दर्शनों में सबसे पुराना है, मतलब फिलॉसफी में जो है सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी कौन है, तो सांख्य दर्शन को माना जाता है। इवन ज्यादातर लोग जो है इसको पूरी दुनिया का सबसे पुराना दर्शन मानते हैं, सांख्य दर्शन को, ठीक है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, वैशेषिक दर्शन के बारे में कणाद ने बोला है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, कपिल ने सांख्य के बारे में बात की है, और न्याय के बारे में बात किया है गौतम मुनि ने, ठीक है। इसके अलावा एक दर्शन और है उत्तर मीमांसा, जैसे पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने जो है वो किया है, उसके प्रणेता थे वो। तो उत्तर मीमांसा के बारे में बात की गई है वादरायण, जो वादरायण ऋषि थे, इनको जो है इसका प्रणेता माना जाता है। एक और क्या बच गया, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, सांख्य, न्याय, योग, एक है योग जो दर्शन है, तो योग दर्शन के बारे में बात किया है पतंजलि ने, ठीक है। तो पतंजलि मुनि जो है इसके प्रणेता थे। तो ये 6 दर्शन और उनके जो सेज, पैनियोर्ड सेज थे, उनके बारे में क्वेश्चन अमूमन पूछता है। तो इनको याद रख लेना कौन से दर्शन को किस जो है मुनि ने उसको उसके किस ऋषि को उसके प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराणास, पुराणों की संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 पुराण, 20 पुराण, 18 पुराण या फिर 22 पुराण। चलो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18। ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, एडिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 पुराणों की 18 पुराण माने जाते हैं। और कई बार जो है इसके रचयिता का नाम भी पूछ देता है, तो याद रखना है इसके रचयिता का नाम है लोमहर्ष, और उनके बेटे हैं जिनको बोला जाता है उग्रश्रवा, ठीक है। तो इन्होंने जो है रचना की, तो इसके जो है रचयिता जो है ये माने जाते हैं लोमहर्ष और उग्रश्रवा, इसके रचना करने वाले हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे पूछे कि सबसे पुराना जो है पुराना कौन है, पुराणों में पुराना, ठीक है, ओल्डेस्ट, तो एक पुराण का नाम है मत्स्य पुराण, तो इसको जो है सबसे
प्राचीन जो है पुराण माना जाता है। सबसे प्राचीन जो पुराना है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है, जिसमें जनरली जो सातवाहन डायनेस्टी में एमपीजी के वाले सेक्शन में भी सातवाहन डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बताया था। एक है शक डायनेस्टी, तो शक डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, एक विष्णु पुराण है, इन 18 पुराणों में से एक है विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में बेसिकली जो हम अशोका वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्यों के बारे में जो है इसी विष्णु पुराण में हमें पता चलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हमने पढ़ा था गुप्ता वंश के बारे में। तो इसमें जो है एक होता है वायु पुराण, तो वायु पुराण में जो है बताया गया है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ सकता है कि कितने पुराण, तो 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण आपको याद रखना है। कौन से पुराण में मौर्य वंशों के राजाओं के बारे में उल्लेख किया गया है या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखना है विष्णु पुराण से। और कौन से वो है मतलब कि पुराण है जिसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण। ठीक है, अक्सर विष्णु पुराण और वायु पुराण में मौर्य और गुप्ता के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछता है और इसमें कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है, गुप्त को वायु से रिलेट कर सकते हो, वायु दिखाई नहीं देता मतलब गुप्त है, तो गुप्त वंश। और विष्णु पुराण को रिलेट कर सकते हो, भगवान विष्णु कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण या मोर के पंख को अपने सिर पे धारण करते थे, तो मौर्य, ऐसा करके थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियरिज्म। अभी मैंने बताया, हालांकि इसका क्वेश्चन का आंसर पहले बता दिया हूं, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि। तो सिंपल सा है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, जिसका आंसर है महर्षि कणाद। ठीक है, तो कणाद ने जो है वैशेषिक दर्शन में जो परमाणुवाद है उसके बारे में बात किया है। तो ये पहली बार है जब भारतीय वैशेषिक दर्शन में जो है परमाणुविक स्वरूप या जो न्यूक्लियरिज्म के बारे में जो है इसमें बात की गई है। इसके रचनाकार कौन, महर्षि कणाद। चलो, आई होप समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम अभी लगातार जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता, हम बीच बीच में इस तरह से एमसीक्यूज के सीरीज कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस बना रहे।